कि आप नकली लोगों की बात करते हो कि नकली वादा किया कि 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, नकली नौजवानों से वादा किया कि हरियाणा में लगने वाली हर इंडस्ट्री में 75% हरियाणा प्रदेश के लगेंगे, नकली ईंट तेजा जी के मंदिर में जाकर के दे दी। वो तो हैं ही इस तरह के नकली लोग। कैथल में सबसे ज्यादा आवाजाही हो रही है जजपा नेताओं की, सभी नेता आ लिए, और अब तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला कलायत से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपके दोनों बेटे भी सक्रिय हो रहे हैं, तो क्या फिर आप या फिर आपके बेटे चुनाव लड़ेंगे उनके साथ? आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इनेलो से लड़ेंगे, कांग्रेस से या आम आदमी से? क्योंकि जजपा का तो मैं नहीं कहूँगा। एसडीओ का, जेई का, एक्शन का, चीफ का, सबका कमीशन बंधा हुआ है बहुत लंबे समय से। ई टेंडरिंग लागू होगी, अफसरशाही बढ़ेगी और जनता द्वारा चुने गए सरपंचों की ताकत छीन ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे, उसे भी दबाने का कुछ लोगों ने काम किया। सांसद का पता है आप लोगों को? सांसद कभी आया आपके गाँव? वक्त बहुत बलवान होता है। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं लोकदल को भी छोड़ दूंगा। तो यानी कि आप अभी पत्ते नहीं खोलोगे? जहाँ तक पत्ते खोलने का, ये लोग ही खोलेंगे, जनता ही खोलेगी पत्ते, जिसके खोलेगी। हमारा खोलने से क्या बनता है? तो अपने खोल के बैठ जाएंगे, कोई दुकान पे नहीं चढ़ा तो हम क्या करें? जो पैदल चल के लोगों के बीच में से होके गुजरता है, हवाई जहाज में उड़ने वाले को कठिनाइयों का पता नहीं होता। सब समझ गए हैं यहाँ पे अफसरशाही बेलगाम है। वो कोई विधायक का, मंत्री का काम कहने पे कर नहीं रहे, क्योंकि उनको लूटा जाता है। उनसे पहले मंथली ली जाती हैं और उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। अगर पैसे ना लोगे और उनसे काम लोगे तो वो काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किठाना में हैं और पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा जी साप्ताहिक मीटिंग लोगों की ले रहे हैं, क्योंकि मिशन 2024 भी नज़दीक है। आज बातचीत करेंगे काफ़ी मुद्दों पे। जी स्वागत है जी आपका द एयर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। माजरा साहब, आज किठाना के अंदर आए हैं तो कितना उत्साह, क्योंकि आपका जो भाषण है वो दूर दूर से लोग सुनने आते थे, तो अब कितना उत्साह आप देखते हो? मेरा आज आना, कोई मैं इनका मेहमान नहीं हूँ कि मैं आज इनके गांव में आया हूँ जी। मैं इनके हर दुख सुख में शामिल होता रहता हूँ और ये कोई आज नहीं, बरसों से मैंने बताया है, मैं बरसों से यहाँ पे आता रहा हूँ जी। मेरे इनके अटूट संबंध हैं और सामाजिक रिश्ते भी हैं जी, जिन्हें निभाना मैं अपना फर्ज, कर्तव्य और अपना धर्म समझता हूँ। और जहाँ तक लोगों का जुड़ाव, आप खुद ही देख लो कि हमने कोई मुनादी नहीं करी, कोई किसी प्रकार से किसी ढिंढोरा नहीं पिटाया, लोगों को फोन नहीं करे थे। ये कार्यकर्ताओं की ही, साथियों की मेहनत है जो रंग लाई है। एक सफलतम मीटिंग यहाँ पे भी हुई है। माजरा साहब, विधानसभा का चुनाव लड़ोगे या फिर लोकसभा का? कौन सी तैयारी है? लोगों में एक संशय बना हुआ है, थोड़ा स्पष्ट करें। ये सब समय की बात होगी कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो ये मान के चलो कि लोकसभा के चुनाव में 1 वर्ष बाकी है और हरियाणा विधानसभा का चुनाव में 1.5 वर्ष बाकी है जी। अगर मैं किसी के साथ आज भी संपर्क कर लूँगा तो वो उस वक्त तक पूरा नहीं हो पाएगा, वो संपर्क ही टूट जाएंगे। ये तो केवल मात्र सत्ता में बैठे लोग जो सत्ता के नशे में चूर हैं, सत्तासीन लोगों को ये कहने के लिए विशेष तौर से लोगों के बीच में आया था कि तुम भी आए करो, तुम्हारे फर्ज हैं। जो लोग सरकार में बन बैठे, चाहे वो एमपी है, चाहे वो एमएलए है, उन्हें लोगों के बीच में आकर के उनकी कठिनाइयों को, दिक्कतों को सुनना चाहिए। पिछले दिनों अत्यधिक बारिश की वजह से इस गांव में जल भराव हुआ, फसलें तबाह और बर्बाद हुई, कोई उसका निराकरण नहीं हो सका। और आप अगर यहाँ से जाओगे, राजौंद और कैथल चले जाओगे तो आपको जाने के लिए कोई रास्ता मिलेगा नहीं। किठाना बहुत बड़ा गांव है और यहाँ से और राजौंद बड़ा गांव है, बीच में बहुत बड़ा गांव रेड़ा पड़ता है, परंतु सड़क की हालत इतनी जर्जर है, आप एक दिन उसके खड्डों में बैठ गए थे, ऊपर से बारिश हो जाती तो डूब जाते। जी बिल्कुल। मंत्री पद है, उसके बावजूद भी इतने बुरे हालात। सत्ता में की चाबी जिसके पास होती है, जो अधिकारी होते हैं और कर्मचारी होते हैं वो भी समझ जाते हैं, घुड़सवार है जैसे घोड़ी समझ जाती है कि यूं ही है, जिसकी वजह से सब समझ गए हैं यहाँ पे अफसरशाही बेलगाम है।
वो कोई विधायक का मंत्री का काम कहने पे कर नहीं रहे, क्योंकि उनको लूटा जाता है। उनसे पहले मंथली ली जाती हैं और उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। अगर पैसे ना लोगे और उनसे काम लोगे तो वो काम करेंगे। दो में से एक ही काम होगा, या तो पैसे ले लो या उनसे काम ले लो। जी, सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन चला हुआ है और सरकार ने सारे के सारे जो नियम है सरपंचों पे थोप दिए, चाहे राइट टू रिकॉल हो, शिक्षा नीति हो। इसमें ये हो गया कि भगत सिंह तो जन्म ले लेकिन अपने घर ना ले। सरकार पे नहीं है ये रूल होने चाहिए, लेकिन सरपंचों पे है। आप क्या कहेंगे इस पे? राइट टू रिकॉल वापस बुलाने का अधिकार जनता को अगर लागू किया जाए, पहले जन प्रतिनिधि एमपी और एमएलए पे लागू किया जाए। ये गांव की सरकार है और गांव की सरकार पे लागू करने से पहले वो अपने गिरबान में जाके उन पे लागू करें। आज तो सारी की सारी सरकार को बुलाने को लोग तैयार हैं वापस। जहां तक राइट टू रिकॉल एक यूएसए में लागू है, कनाडा में लागू है, हमारे यहाँ लागू है ही नहीं। इसका तो लोगों को यानी कि सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को, पंचों को डराने के लिए कहा जा रहा है कि वो अपना आंदोलन ना करें। ई टेंडरिंग कोई ऐसा फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट मामला नहीं है कि हम इसको ये कह सकें कि इसमें कोई बेईमाना नहीं होगा। मैं इसको जड़मूल से जानता हूँ। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट में पहले ही टेंडरिंग की वजह से करोड़ों का घोटाला हरियाणा प्रदेश में हुआ है। पहले तो मैनेज करने वाला लेता है। मैनेज करने वाला कौन होगा? जो मंत्री होगा वही मैनेज करता है, वो पैसे लेता है। अपने मंजूर नज़र लोगों को जिससे वो पैसे लेते हैं उनको दिलवाते हैं, नंबर एक। नंबर दो पे जब माइनस में ले लेते हैं, HSR बोलते हैं, हरियाणा शेड्यूल रेट से जब नीचे ले लेगा कोई 1 रुपये के काम को 70 पैसे में ले लेगा तो 30 पैसा की कमी तो वहीं बैठ जाएगी। और फिर SDO का, JE का, एक्शन का, चीफ का, सबका कमीशन बंधा हुआ है बहुत लंबे समय से, कोई इसको आज तक हटा ही नहीं सका। और फिर ठेकेदार का प्रॉफिट होगा। और यानी कि गांव में पैसा तो 50 पैसे भी नहीं लगेगा अगर ई टेंडरिंग लागू होगी। अफसरशाही बढ़ेगी और जनता द्वारा चुने गए सरपंचों की ताकत छीन ली जाएगी जी। और जो मैंने एक डिबेट में उनको समझाया था कि ये लिखा हुआ है कि सरपंच मीटिंग बुलाएगा, अध्यक्षता करेगा और उसके पास कार्यकारिणी और वित्तीय शक्तियां सरपंच में होंगी। मैं उनको मंत्री जी को समझा के आया हूँ, परंतु वो नहीं माने। वो नए नए मंत्री बने हैं और वो नए मंत्री को वो हजम हो नहीं रही। उनकी भाषा भी ऐसी है कि सारे सरपंचों को वो कहता है कि ये तो चले हुए कारतूस हैं। वो उनको चोर भी कहता है, परंतु अपने गिरेबान में ये झांक के नहीं देखते कि सारे के सारे विधायक मंत्री लूट में लगे हुए हैं। जी, लोकसभा का चुनाव है और जो पिछला चुनाव हुआ था, सांसद का पता है आप लोगों को? सांसद कभी आया आपके गांव में? नहीं है। तो कैसे बीजेपी जीत जाती है? क्या करिश्मा करते हैं लोग? ये जाति पाति के नफरत पैदा कर देते हैं। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा देते हैं और जिसकी वजह से भावावेश होकर के हम मतदान से 10-15 दिन हमारे दिमाग में वो इस तरह की बातें भर देते हैं जिसकी वजह से वो वोट हासिल कर जाते हैं और वोट की फसल काट करके वो नदारद हो जाते हैं। वो फिर दोबारा दर्शन दिखाते भी नहीं। मैं नहीं कह रहा, आप गांव-गांव में जाकर के पूछना कि क्या कुछ किया, कभी आया यहाँ का सांसद महोदय, कभी दर्शन दिखाए, कभी भी नहीं। जी, आपने रिचार्ज बोर्ड घोटाला उठाया था, जिला परिषद के काफ़ी घोटाले उठाए आपने, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, तो रिचार्ज बोर्ड घोटाला आपका उठाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने सफाई घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था, उसको उठाया तो उन्होंने कहा विजिलेंस को जांच दे दी, आज तक कुछ नहीं हुआ, ना रिचार्ज बोर्ड घोटाले में हुआ। ई टेंडरिंग के माध्यम से 200 करोड़ रुपये फरीदाबाद में आए थे और 200 के 200 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सारा का सारा हजम कर गए। अरविंद शर्मा जी सांसद हैं रोहतक के, उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपये अमृत योजना के
रोहतक में आए, स्टेज से कहा मुख्यमंत्री की से, और वो कहने लगे कि सारा का सारा घोटाला हो गया, एक पैसा नहीं लगा। मेरी तो बात ही कुछ नहीं, मैं तो विपक्ष में हूँ और दूसरा नंबर पे मैं कोई सांसद भी नहीं, कोई विधायक भी नहीं, पर फिर भी मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे, उसे भी दबाने का कुछ लोगों ने काम किया जी। उनकी भी मिली भगत है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव में मान के चलूं और पूरा जोर इस चुनाव में लगाएंगे, तो कुछ लग रहा है कि कांग्रेस की हवा बनेगी? सभी अपनी अपनी तैयारियां करते हैं और कांग्रेस भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, लोकदल पार्टी, सभी को अधिकार है। कौन क्या कह रहा है मुझे इस बात पे नहीं जाना, पर इस बात के लिए जरूर है कि लोगों की कठिनाई के दौर से लोग गुजरे हैं, देश भी गुजर रहा है। देश में प्रजातंत्र को दबाया जा रहा है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का और पुलिस का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ को दबा के जेलों में भेजा जा रहा है जी। आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इनेलो से लड़ेंगे, कांग्रेस से या आम आदमी से? क्योंकि जजपा का तो मैं नहीं कहूँगा। आदमी इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, वक्त बहुत बलवान होता है। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं लोकदल को भी छोड़ दूंगा, और ये भी नहीं पता था उनका परिवार के दो हो जाएंगे, ये भी कभी नहीं सोचा था, पर वक्त ने सब कुछ करवा दिया। मैं आपको इस वक्त पे क्या कहूँ कि आप नकली लोगों की बात करते हो कि नकली वादा किया कि 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, नकली नौजवानों से वादा किया कि हरियाणा में लगने वाली हर इंडस्ट्री में 75% हरियाणा प्रदेश के लगेंगे, नकली ईंट तेजा जी के मंदिर में जा कर के दे दी। वो तो हैं इस तरह के नकली लोग, दबंग हैं बहुत ज़्यादा जी। उनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो डरते ही नहीं इन बातों से। कैथल में सबसे ज़्यादा आवाजाही हो रही है जजपा नेताओं की, सभी नेता आ लिए, और अब तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला कलायत से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपके दोनों बेटे भी सक्रिय हो रहे हैं, तो क्या फिर आप या फिर आपके बेटे चुनाव लड़ेंगे उनके सामने? ये सब समय की बात होगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो जनता ने फैसला करना है, कौन चुनाव लड़ेगा। मेरा कोई निश्चित नहीं, मैं कोई चुनाव लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा, मैंने कह दिया तो सारा कुछ वक्त के अधीन बात होगी जी। मैं ना आपको ये कहता मैं लोकसभा का लड़ूंगा, ना मैं ये कहता भी मैं विधानसभा का लड़ूंगा, ना मैं ये कहता कि वो यहाँ से क्यों लड़ेगा, उसका अधिकार है। तो यानी कि आप अभी पत्ते नहीं खोलोगे? जहाँ तक पत्ते खोलने का, ये लोग ही खोलेंगे, जनता ही खोलेगी पत्ते, जिसके खोलेगी, हमारा खोलने से क्या बनता है। हम तो अपने खोल के बैठ जाएंगे, कोई दुकान पे नहीं चढ़ा तो हम क्या करें। तो कलायत वासियों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं कलायत वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि चुने ऐसे को जो जनता के काम आए, चुने ऐसे को जो सच्चा हो, ईमानदार हो, चुने ऐसे को जिसकी बात को माना जाए, अधिकारियों पे जिसका अंकुश हो, चुने ऐसे को जो कह करके सारी बात निभा दे। एक लास्ट सवाल हो रहा है, इनेलो की यात्रा चली हुई है, तो कितना प्रभाव आप मानते हैं इनेलो की यात्रा का? मैं इनेलो की यात्रा के प्रमुख और मुख्य पदयात्री अभय सिंह चौटाला को इस बात के लिए बधाई और मुबारकबाद देता हूं कि उनकी यात्रा सफल रहे, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है। रास्ते में जब यात्राएं करते हैं तो कठिनाइयां के दौर आते हैं, इससे उनका जनता से जुड़ाव होगा और लोगों से वो मिलेंगे, लोगों की कठिनाइयों को जानेंगे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे वो अपने लोगों में जागृति पैदा करेंगे और उससे उनको फायदा होगा। कोई भी पैदल चलेगा उससे लोग उनको मिलेंगे और उसका लाभ स्वाभाविक होता है जो पैदल चल के लोगों के बीच में से होके गुजरता है। हवाई जहाज में उड़ने वाले को कठिनाइयों का पता नहीं होता जी। तो इसलिए मेरी तरफ से उनको बहुत मुबारक इस बात के लिए कि वो पैदल यात्री बन के हरियाणा प्रदेश की जनमानस की आवाज़ को पहचानने के लिए निकले हैं, उठाने के लिए निकले हैं और उसे बुलंद करने का काम करेंगे। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो माजरा साहब की आपने बातें सुनी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।